Yes, we are starting. Okay. A very good evening to all of you. जो हमारा लास्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मैल प्रैक्टिसेस। मिस रिप्रेजेंटेशन इस वर्ड के बारे में आपने कंपनी एक्ट में क्या क्या पढ़ा है, कहाँ कहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन वर्ड पढ़ा है? लेट मी नो फ्रॉम यू पीपल। अच्छा, प्रॉस्पेक्टस में पढ़ा है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़ा है। अच्छा, और मिस रिप्रेजेंटेशन तुमने मिस स्टेटमेंट पढ़ा होगा, मैं मिस रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है मिस रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट। हाँ, जो उनकी अथॉरिटी में नहीं होता उसके बाहर जाके एक्ट करते, उसे मिस रिप्रेजेंट कहते हैं, उसे अल्ट्रा वायस कहते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट की मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, मिस रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। तो जो भावेश कह रहा था, ये टर्म आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है, मिस स्टेटमेंट आपने प्रॉस्पेक्टस में पढ़ा है, मिस स्टेटमेंट आपने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में पढ़ा है। कंपनी को जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना है वहां पर भी मिस स्टेटमेंट होता है, जानकारी जो दी गई वो हम मिस स्टेटमेंट होगी। हम पढ़ रहे हैं मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मैल प्रैक्टिसेस। ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन वर्ड का रेफरेंस है ना, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे कंपनी के पर्सपेक्टिव से नहीं है। मिस रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ने वाले एज पर सीआरपीसी, एज पर आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, एज पर सीआरपीसी। मैल प्रैक्टिसेस, व्हाट इज मैल प्रैक्टिसेस? रॉन्ग प्रैक्टिस, हम कह सकते हैं विथ रॉन्ग इंटेंशन किया जाने वाला काम, मैल प्रैक्टिसेस। मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मैल प्रैक्टिसेस, इस पूरे चैप्टर में हम लोग कंपनी के पर्सपेक्टिव से, कंपनी का जो ऑफिसर इंचार्ज है, कंपनी का जो एमडी है, कंपनी का सीएफओ है, कंपनी का जो केएमपी है, की मैनेजर पर्सन, उसने कंपनी के बिहाफ पर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन किया या कोई माल प्रैक्टिस किया कंपनी ने, तो कंपनी के खिलाफ और उस ऑफिसर इंचार्ज के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है। ये पूरा चैप्टर उस मिस रिप्रेजेंटेशन माल प्रैक्टिसेस होने पर सीआरपीसी, आईपीसी एंड कंपनीज एक्ट के तहत, कंपनीज एक्ट में फ्रॉड का केस होता है, तो कंपनीज एक्ट, सीआरपीसी, आईपीसी, इन तीनों एक्ट्स के तहत किस तरह से कार्रवाई होगी उसके ऊपर ये फोकस है। अब जब कंपनीज एक्ट में कार्रवाई की बात हो रही है तो कंपनीज एक्ट में तो ट्रिब्यूनल के पास जाता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद सुप्रीम कोर्ट। वी ऑलरेडी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। प्रीवियस चैप्टर में हमने वो प्रोसेस देखा है कि भैया ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप 45 डेज में अपील में जा सकते हो, अपीलेट ट्रिब्यूनल में एडिशनल 45 डेज, अपीलेट ट्रिब्यूनल को उसको 180 डेज में फैसला पास करना है, करेक्ट। अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले से खुश नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट 60 डेज में, प्लस 60 डेज सफिशिएंट कॉज। पॉइंट ये आता है, ये जो चैप्टर है, व्हाई दिस चैप्टर इज डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स। इफ यू आस्क मी पर्सनली, आंसर के 9 चैप्टर में से सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस, ट्रिकी इन द सेंस स्टूडेंट जब एग्जाम में केस स्टडी पढ़ते हैं उन्हें लगता है ये चैप्टर नंबर 4 का होगा फ्रॉड का, बट होता है इस चैप्टर का। एग्जाम में जब केस स्टडी पढ़ते हैं उन्हें लगता है ये ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का होगा, बट होता है इस चैप्टर का। उन एग्जाम में केस स्टडी पढ़ा उनको लगता है ये तो सीआरपीसी जेआईजेल का है, बट होता है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में मैं चाहता हूं कि हम लोग साइमल्टेनियसली पढ़े। मतलब क्या, आज मैं आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 297, इसलिए मैं लिखा पेज नंबर 297 से लेके 305 तक के जो आपके मॉड्यूल में दिए हुए कंसेप्ट्स है, उसमें से सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आज मैं डिस्कस करूंगा। मेरी बात ध्यान सुनो, इवन द गूगल ड्राइव स्टूडेंट्स, पेज नंबर 297 से 305 जो भी कंसेप्ट्स हमारे क्लासरूम नोट्स में से हम पढ़ेंगे, समझेंगे, आज मैं अगेन बता रहा हूं, नो टुमारो, इमीडिएटली घर जाकर आपको मॉड्यूल के पेज नंबर 297 से 305 के जो हमने पढ़े हुए कंसेप्ट वो तो देखना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा और क्या पॉइंट्स उसको मार्क करके आना है।
कल के सेशन में हम वो पार्ट पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे. इट हैज टू बी टू वे प्रोसेस. मैं चाहता हूं कि ये चैप्टर आप मेरे साथ कंप्लीट करो ताकि जब आप पढ़ाई स्टार्ट करो आपको लीफो पे पढ़ाई स्टार्ट करनी, लास्ट इन फर्स्ट आउट. मतलब चैप्टर नंबर 9 पहले करोगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 7, 6, 5, फिर चैप्टर नंबर 8, 4, 3, 2, 1. समझा गया? तो प्लीज बी अलर्ट एंड अटेंटिव. डिस्कशन डिफिकल्ट नहीं है. आप लोगों ने जेआईजेल में सीआरपीसी, आईपीसी, स्पेशल कोर्ट ये पढ़ा हुआ है, उसी का थोड़ा सा एक एडवांस्ड वर्जन है. यहाँ पे कंपनीज एक्ट को मिक्स किया गया. कंपनीज एक्ट मिक्स्ड विद सीआरपीसी, आईपीसी एंड स्पेशल कोर्ट, इसलिए यहाँ पर ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. आज के सेशन में हम लोग ये पहले सिनॉप्सिस में टोटल कितने पॉइंट दिख रहे हैं आपको? 14. इसमें ब्रह्मास्त्र मिसलेनियस है, बट इन 14 में से पहले 6 पॉइंट्स आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. छठा पॉइंट जो है ना, क्रिमिनल केसेस नहीं हो, क्रिमिनल कोर्ट्स करो. उधर क्रिमिनल कोर्ट्स एंड देयर पावर, क्रिमिनल कोर्ट्स एंड देयर पावर्स. इनमें से काफी पॉइंट्स ऐसे हैं कि आपने ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा, एग्जीक्यूटिव में पढ़े हुई है. लेट अस गो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट गिवन ओवर देयर इन दिस सिनॉप्सिस. कहती है NCLT एंड NCLAT. ये जो पॉइंट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये हम इसलिए पढ़ने जा रहे हैं कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. NCLT से पहले CLB था, कंपनी लॉ बोर्ड, उसको रिप्लेस किया गया NCLT से. तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश करने के पीछे का क्या रीजन था, क्या लॉजिक था, वो भी पहले हम देख रहे हैं. फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में आपने पढ़ा होगा जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, टेक्निकल मेंबर्स होते हैं. सेक्शन 408, 410 आपने पढ़ा होगा. ट्रिब्यूनल के अंदर जुडिशियल मेंबर्स कितने होंगे, टेक्निकल मेंबर्स कितने होंगे, चेयरमैन कौन होगा, करेक्ट. वो हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं, हमें सिर्फ देखना है कि NCLT क्यों एस्टेब्लिश हुआ और उनके पावर्स क्या है. पावर्स भी आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़े, जो भी सिविल कोड के पावर्स होते हैं वो सारे पावर्स इनके पास है. लेट अस गो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. क्या दिया है मेरे साथ सब लोग पढ़ेंगे. NCLT कंसोलिडेट्स द कॉर्पोरेट जुरिसडिक्शन ऑफ. एक सेकंड, NCLT आने के बाद क्या हुआ है? इट हैड कंसोलिडेटेड द कॉर्पोरेट जुरिसडिक्शन ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड. उसके बाद में BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन. आपने अगर ये कंसेप्ट सुना होगा, सिक कंपनी, जो सिक कंपनीज का स्टेटस लेना चाहती थी, जो कंपनी जिनका नेटवर्थ नेगेटिव हो चुका है, जिन कंपनीज का नेटवर्थ नेगेटिव हो चुका है, वो कंपनीज अक्सर अपने आप को सिक कंपनी का स्टेटस दिलाने के लिए BIFR में अप्लाई करते थे. मतलब कंपनी लॉ बोर्ड अलग था, BIFR अलग था. NCLT आने के बाद कंपनी लॉ बोर्ड, BIFR, उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब BIFR का ऊपर का अपीलेट अथॉरिटी एंड जुरिसडिक्शन एंड पावर्स रिलेटिंग टू वाइंडिंग अप. भाई इन चारों क्या जुरिसडिक्शन के, इन चारों जुडिशियल अथॉरिटीज के पावर्स कंसोलिडेट किए गए, क्लब किए गए और एक को दिए गए, दैट इज NCLT. और NCLT आने के बाद आपने सुना होगा सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज रिहैबिलिटेशन एक्ट था ना, वो स्क्रैप हो गया सिका, क्योंकि BIFR ही नहीं बचा है. BIFR का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, कंपनी लॉ का खत्म हो गया और सबको एक ही स्टेटस दिया गया, NCLT. तो आगे क्या लिखा है? NCLT consolidates the corporate jurisdiction of 1, 2, 3, 4. आगे restructuring and other provisions as vested with the high courts. Restructuring and other provisions as vested with the high courts. This helps in the reduction of the burden on courts, helps companies facing issues relating to winding up, mismanagement and insolvency of businesses, eliminate to overlap the conflicting rulings and minimize the delays in the resolution of dispute. तो NCLT को इन अलग अलग कॉर्पोरेट जुरिसडिक्शंस को एक ही इसमें NCLT में कंसोलिडेट करने के पीछे का लॉजिक क्या था? रिडक्शन इन द बर्डन ऑफ कोर्ट्स, कंपनीज फेसिंग इश्यूज रिलेटिंग टू वाइंडिंग अप, बिकॉज वाइंडिंग अप अलग कोर्ट में और कंपनी लॉ अलग, अब सब एक ही इसमें होना ना. मिसमैनेजमेंट एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ बिजनेसेस, eliminate to overlap the conflicting rulings, and last minimize the delays in resolution of dispute. ये 5 कारणों की वजह से NCLT को कॉन्स्टिट्यूट किया गया. कल को आपको इतना ही पता है, आज तक आपने इतना ही पढ़ा है. NCLT आया, उसने CLB को रिप्लेस किया, बट NCLT लाने के पीछे का गवर्नमेंट का लॉजिक और रीजन क्या था? ये 5 रीजंस थे.
तो एनसीएलटी लाने का पीछे का मेन मोटिव था इन सारे अलग अलग कॉर्पोरेट जुरिस्डिक्शन को कंसोलिडेट करना और एक ही सुप्रीम अथॉरिटी रखना। कंपनी को लेकर जो भी मसले वो ट्रिब्यूनल में ही जाएंगे। भैया एक बीआईएफआर है, एक कंपनी लॉ बोर्ड है, फिर उसके बाद वाइंडिंग अप के अलग मैटर्स है, अपीलेट अथॉरिटी अलग है, खिचड़ी हो रही है। तो ये 5 रीजंस है। आगे देखो, द प्रोसीडिंग्स बिफोर द एनसीएलटी और एनसीएलटी आर डीम्ड टू बी judicial proceedings and the tribunal appellate tribunal shall be deemed to be the civil court. Deemed to be civil court मतलब civil court के powers है, but they will have their own बोलो jurisdiction, they will decide their own procedure. The tribunal and appellate tribunal are not bound by the procedure laid in CPC. The tribunal and appellate tribunal have power to regulate their own procedure. Though they are deemed to be civil court, they have power to regulate their own procedure. The proceedings before the tribunal appellate tribunal shall be deemed to be judicial proceedings. The tribunal appellate tribunal shall be deemed to be civil court. जो हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा है। तो इस पूरे अभी तक के इंट्रोडक्शन डिस्कशन से इस फर्स्ट पैराग्राफ से हमने क्या सीखा है, मैं चाहूंगा आप उधर तुरंत ऊपर लिखो, वहां पे रीजंस, उस एनसीएलटी के उधर आगे लिखो, रीजंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, रीजंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन और establishment of tribunal under Companies Act 2013. क्लियर है? अभी रीजंस क्या है? 5 रीजंस, आई होप आपने वो 5 रीजन मार्क किए। तो इस बारे में अब आगे क्या दे, नेक्स्ट पावर्स ऑफ एनसीएलटी एनसीएलटी, ऑलरेडी हमने ऊपर इसमें पावर देखा है, सिविल कोड के पावर्स है, दे विल रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर। इसके अलावा और एक्स्ट्रा पावर्स है देखते हैं। They have power to regulate their own procedure and not bound by CPC, but must follow the provisions of Companies Act or IBC. CPC से बाउंड नहीं है, बट ट्रिब्यूनल कंपनीज एक्ट से बाउंड है। कंपनीज एक्ट के अंदर जो पनिशमेंट लिखा है उससे ज्यादा पनिशमेंट ट्रिब्यूनल नहीं दे सकता। सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर लिखा हुआ पनिशमेंट देना ट्रिब्यूनल बाउंड नहीं है, बट कंपनीज एक्ट के अंदर, आईबीसी कोड के अंदर लिखा हुआ जो पनिशमेंट और प्रोविजन होगा उस कॉन्ट्रोवर्सी के लिए, उससे ज्यादा पनिशमेंट ट्रिब्यूनल नहीं दे सकता। मतलब हम कह सकते हैं पहला पावर टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर। आगे शैल हैव पावर्स ऑफ सिविल कोड करना, उधर कोड आ गया, सिविल कोड, हाँ चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। दे शैल हैव पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या सबको पता है? कोर्ट ने दिए हुए फैसले को अगर आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, कोर्ट का एनसीएलटी का ऑर्डर आया और किसी कंपनी ने उस ऑर्डर के तहत जो भी फाइन पनिशमेंट था वो अगर जमा नहीं किया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस होगा। तो ये भी उनके पावर में आ रहा है, पावर टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर, पावर्स ऑफ सिविल कोड, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आगे they shall have power to authorize any person by general or special order to inquire and report any matter connected with any proceedings or appeal before it. मतलब क्या बोलो? ना with any proceeding or appeal before it. अरे जो भी उनके पास कंप्लेंट फाइल होता है ट्रिब्यूनल में, उस कंप्लेंट के तहत उस कंप्लेंट की सच्चाई को जानने के लिए ट्रिब्यूनल किसी भी उस पर्टिकुलर कंप्लेंट का फाइल होने पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है। याद है क्या सेक्शन 213 इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें सेक्शन 213 में हमने पढ़ा था कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स या 100 विच इज लेस, या फिर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, या कोई और व्यक्ति अगर प्रॉपर एविडेंस के साथ ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई करे तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल ऑन बीइंग सेटिस्फाइड विल आस्क द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन। बट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड तो ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई कब होगा? उसके लिए ट्रिब्यूनल का खुद का अपना इंस्पेक्शन इंक्वायरी होगा। अब ट्रिब्यूनल के जजेस इंस्पेक्शन इंक्वायरी नहीं करते, जब उनके पास कंप्लेंट फाइल हुआ कंपनी के मेंबर्स के तहत सेक्शन 213 में, तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना है कि नहीं कहना है, वो जानकारी उसका इंस्पेक्शन इंक्वायरी करना, उसको करने के लिए ट्रिब्यूनल किसी भी पर्सन को ऑथराइज कर सकता है। अरे बोलो भाई, मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? आगे, इन एनी प्रोसीडिंग्स फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट एंड और आईबीसी, the tribunal may in order to take into custody or under its control all
property, books of accounts, or other documents. Request in writing the chief metropolitan magistrate, chief judicial magistrate, or the district collector to take possession thereof. मतलब क्या? जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है या आईबीसी के इंसॉल्वेंसी में जा रहा है, उस कंपनी के प्रॉपर्टी को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को अगर कस्टडी में लेना है तो ट्रिब्यूनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कह सकता है कि इसके डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कस्टडी में लो, बिकॉज कंपनी को वाइंडिंग अप में लेके जाना है। ट्रिब्यूनल के इस ऑर्डर पर वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पुलिस प्रोटेक्शन में जाकर वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कस्टडी में लेगा। तो ये पावर क्या होगा? पावर टू टेक इन टू कस्टडी और इट्स कंट्रोल ऑल प्रॉपर्टी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय रिक्वेस्ट इन राइटिंग टू द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो पावर टू टेक इन टू कस्टडी भी होगा ना? अरे बोलो भाई। तो पावर नंबर 1 टू रेगुलेट ओन प्रोसीजर, 2 कोड, 3 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, 4 ऑथराइज एनी पर्सन, 5 टेक इन टू कस्टडी और कंट्रोल एनी प्रॉपर्टी, बुक्स ऑफ अकाउंट। ये 5 पावर हुए। नो सिविल कोर्ट शैल नहीं होना चाहिए, shall have power to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which the tribunal or appellate tribunal is empowered to decide। ये बोलने की जरूरत नहीं। एक इनके कोई भी कंपनी के मैटर सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो कंपल्सरी ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ये उसका तो ये पावर नहीं है, बट हम कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं उनका अधिकार है कि सिविल कोर्ट में मैटर्स नहीं जाएंगे, वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे। सबको लोग क्लियर है? जो आगे थी दोस्तों हेडिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट हेडिंग? Civil proceeding versus criminal proceeding. Please don't read over there. Let me first ask you some questions on this. Let me see what is your understanding on this so far. CPC, CRPC जो आपने पढ़ा है, मुझे बोलो कंपनीज एक्ट में हमने पढ़ा है इट इज बोथ अ सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, पढ़ा है ना हमने? अगर सिविल प्रोसीडिंग मतलब सिविल कोर्ट के अंदर, सिविल प्रोसीडिंग मतलब ट्रिब्यूनल में उस पर्टिकुलर कंपनी के खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग होता है, कौन सा होता है? सिविल प्रोसीडिंग एज पर सीपीसी। हालांकि ट्रिब्यूनल रेगुलेट्स ओन प्रोसीजर। कंपनी के खिलाफ अगर सिविल प्रोसीडिंग चलता है तो उसमें फाइनल ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जो आएगा, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जो आएगा उसमें किस तरह का ऑर्डर आ सकता है? ट्रिब्यूनल का ऑर्डर में compensation or damages, penalties, withdrawal of exemptions, कुछ याद आ रहा है क्या? Disqualification of directors, याद आ रहा है क्या? हमने पढ़ा था सिविल केसेस में सिर्फ पेनल्टीज लगती नहीं है, पेनल्टीज के अलावा उनका कोई बेनिफिट एग्जाम्पशन मिल रहा है तो वो विड्रॉ होगा। इसके अलावा बोलो कॉर्पोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्टर्स होगा, बायबैक ऑफ शेयर्स की प्रोहिबिट किया जाएगा। हम कहते हैं कॉम्पेंसेशन और डैमेजेस देने की बात होगी। मतलब सिविल कोर्ट के अंदर सिविल प्रोसीडिंग्स अगर होता है तो ट्रिब्यूनल कॉम्पेंसेशन और डैमेजेस देने की बात करेगा। बट अगर क्रिमिनल केस होता है, क्रिमिनल केस, तो क्रिमिनल केस का जो फाइनल ऑर्डर होता है उसमें, क्रिमिनल केसेस के फाइनल ऑर्डर में क्रिमिनल कोर्ट होता है, वहां पे ट्रिब्यूनल आएगा नहीं। ट्रिब्यूनल विल ओनली लुक इनटू सिविल केसेस। कुछ बोलते हैं सर क्रिमिनल केसेस के अंदर भी ट्रिब्यूनल आएगा, नहीं, वहां पर क्या आएगा? सीआरपीसी के तहत होगा। और क्रिमिनल केसेस में जब सीआरपीसी के तहत कार्रवाई होगी तो वहां पर जो फाइनल ऑर्डर है उसमें एक तो फाइन और इम्प्रिजमेंट और वो आएगा, या कैपिटल पनिशमेंट। मतलब क्या? सर को धड़ से अलग करना, डेथ, हैंग्ड टिल डेथ, पता है ना? सीआरपीसी में आपने पढ़ा होगा सबसे हाईएस्ट पनिशमेंट क्या? कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल मतलब यहाँ पे CAPITOL, कैपिटल मतलब सर को धड़ से अलग करना, उसको कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। सीआरपीसी के तहत क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर होगा तो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है? कैपिटल पनिशमेंट, या उसके बाद फाइन और इम्प्रिजमेंट, या फाइन एंड इम्प्रिजमेंट, या दोनों। मेरा सवाल ये है, एक कंपनी है, ध्यान सुनो, एक कंपनी है, उसके खिलाफ सिविल केस भी चल रहा है। एक मैटर में सिविल प्रोसीडिंग चल रहा है और एक दूसरे मैटर में क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चल रहा है। समझ रहे सब लोग? अब ऐसे केस में कंपनी के ऑफिसर इंचार्ज, उनके ऊपर, जैसे मैं स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में आपने पढ़ा है सिविल लायबिलिटी एंड क्रिमिनल लायबिलिटी, पढ़ा है ना? कंपनी के खिलाफ सिविल कोर्ट में भी केस चल रहा है, क्रिमिनल कोर्ट में भी केस चल रहा है।
तो ऐसे केस में कौन से दोनों केसेस, मेरा सवाल आप ध्यान से, दोनों केसेस साइमल्टेनियसली चलेगी नंबर वन, या क्रिमिनल कोर्ट का केस पहले चलेगा उसके बाद सिविल कोर्ट का जजमेंट आएगा, या सिविल कोर्ट का जजमेंट पहले आएगा उसके बाद क्रिमिनल कोर्ट का आएगा? क्या होना चाहिए? अगर एक कंपनी के खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों चल रहा है तो दोनों साथ में चलनी चाहिए, या पहले सिविल चलाना चाहिए फिर क्रिमिनल, या पहले क्रिमिनल चलाना चाहिए फिर सिविल? वन बाय वन। हाँ तुम बोल पहले क्रिमिनल। हाँ एनीवन एल्स? पहले सिविल चला, तुम बोल रहे पहले क्रिमिनल क्यों? अच्छा तुम वो जजमेंट दे रहे हो, तुम बोल रहे सिविल चलेगा क्यों? कंपनी को पहले बचाना है, फाइन लगा, ओके हाँ, दैट इज द रीजन बिहाइंड। हाँ एनीवन एल्स? देखो जब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चालू होता है ना, तो आप सबने सीआरपीसी पढ़ा है, ऑफेंस होता है, मेंस रिया होता है, ऑफेंस होता है, कंप्लेंट फाइल होता है, पता है ना, फिर इंक्वायरी इंस्पेक्शन होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, और फिर ट्रायल होता है। तो सीआरपीसी के तहत जब ट्रायल शुरू हुआ तो कंपनी को बचाने की क्या बात हुई भाई? जब सीपीसी और सीआरपीसी दोनों के तहत कार्रवाई चल रही है तो मोर सीरियस ऑफेंस कौन सा है? सीआरपीसी। अगर मान लो जैसे अभिनंदन कह रहा है वैसे अगर सीपीसी पहले चलाया, सीपीसी के तहत कार्रवाई अगर पहले हुई, तो उस केस में जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो डिले हो जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज मैटर्स अफेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट। तो इस केस में अगर वो डिले हो गया तो उस पनिशमेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जब एक कंपनी के खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों अगर फाइल हुई है तो उसमें सीआरपीसी के तहत पहले कार्रवाई होगी और सिविल प्रोसीडिंग्स को रोक दिया जाएगा, स्टे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पहले कौन से जजमेंट आएगा? सीआरपीसी। सीआरपीसी से गिल्टी है तो सीआरपीसी में अगर इंप्रिजनमेंट, फाइन और बोथ है तो डैमेज और कॉम्पेंसेशन का क्या करना है? समझ रहे कि नहीं? स्टे आएगा, पहले सीआरपीसी चलेगा। और एक ट्विस्ट, अभी हमने कहा सीआरपीसी चलेगा, एक कंपनी के खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग चल रहा था, 4 हियरिंग्स हो गए, चौथे हियरिंग में कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने कहा कि अगला 15 दिन बाद जो हमारा हियरिंग होगा वो फाइनल ऑर्डर आएगा। 15th डे बाद क्या आएगा? फाइनल ऑर्डर आएगा सीपीसी के तहत, सिविल प्रोसीडिंग। और इन 15 दिनों के दौरान कंपनी के ऊपर क्रिमिनल केस हुआ। मैं बोल रहा समझ रहे? अब वो क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीडिंग चलना चाहिए, सिविल प्रोसीडिंग? हमने लॉजिकली क्या पढ़ा है? सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग जब फाइल होता है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे स्टे आना चाहिए, सिविल पे स्टे आना चाहिए, क्रिमिनल को चलाना चाहिए। अब सिविल प्रोसीडिंग का रिजल्ट आने में है, 15 दिन में रिजल्ट आने वाला है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो अभी फाइल हुआ है। ऐसे केस में सिविल, अगर हम पहले वाले जवाब से जाते हैं कि जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग फाइल होगा सिविल पे स्टे आ जाएगा, तो ऐसे केस में वो 15 दिन बाद के ऑर्डर को स्टे आना पड़ेगा, सीआरपीसी के तहत कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं आपको दिमाग में आ रहा है क्या? अरे ये सुनो, तो द लॉ से लॉजिकली सीआरपीसी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, सिविल पे स्टे आना चाहिए लॉजिकली, एज पर डिस्कशन। बट ऐसे केसेस में क्योंकि फाइनल ऑर्डर आने में है तो सिविल का ऑर्डर आने के बाद सीआरपीसी लो। अरे बोलो भाई, समझ रहे हैं सबको? और एक चीज, जब सिविल प्रोसीडिंग फाइल होता है, सिविल प्रोसीडिंग, बर्डन ऑफ प्रूफ is on the defendant company to show that they are not, बोलो, they are not guilty. आरती अंतरात्मा में पहुंच चुकी है 7वें आसमान पर घोड़ों के साथ। पक्का? कौन सा घोड़ा है, व्हाइट या ब्लैक? नहीं है? देखो एक बार चेक करो। तो मैं आपको पूछ रहा था कि भाई अगर एक कंपनी है, मैं भूल गया क्या पूछ रहा था, हाँ, अगर सिविल प्रोसीडिंग है तो सिविल प्रोसीडिंग के केस में द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द
defendant to show that they are not guilty or they are not done any offense. Criminal proceeding में the burden of proof is on the prosecution to show that guilty. बर्डन ऑफ प्रूफ कभी डिफेंडेंट पे नहीं होता है. सीआरपीसी में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर होगा, सबूत देना, और अगर प्रोसिक्यूशन ठोस सबूत दे नहीं पाया तो उस केस में उसको उस डिफेंडेंट को बरी किया जाएगा. तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में. सिविल प्रोसीडिंग में बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पर है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पर है. वो जो पॉइंट है ना आपके नोट्स में दिया है, सिविल प्रोसीडिंग वर्सेस क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्या दिया पढ़ते? अ सिविल प्रोसीडिंग इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग बाय द फैक्ट दैट इफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज टेकन टू अ लॉजिकल कंक्लूजन एंड इफ द अक्यूज्ड इज फाउंड गिल्टी there may be imposition of sentence of fine or imprisonment or both including a capital punishment if the statute so provides. ये criminal proceeding का अंजाम होगा. आगे in civil proceeding there may be an award of compensation and damages. तो पहला डिफरेंस सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में समझा क्या? उसमें आप मार्क करोगे if the civil criminal proceeding is taken to a logical conclusion, तो उस केस में ये होगा. आगे point number 2, a criminal proceeding includes all proceedings which are capable of being instituted under any ordinary criminal law of land and is not confined to proceedings under CRPC. भैया क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कंपनी एक्ट के तहत भी हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी हो सकता है, फेमा एक्ट के तहत भी हो सकता है. सीआरपी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है ना वो सिर्फ क्या बोलते हैं उसे, सिर्फ सीआरपीसी के तहत होगा जरूरी नहीं है. इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू द प्रोसीडिंग्स अंडर सीआरपीसी. हमने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ा है, फीमा पढ़ा है, फीमा के तहत भी आपके ऊपर क्रिमिनल केस हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी हो सकता है. वो कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ बीइंग इंस्टीट्यूटेड. सिर्फ हाँ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी के तहत होता है तो सीआरपीसी का प्रोसीजर है, बट कंपनीज एक्ट के तहत होगा तो ट्रिब्यूनल हैज इट्स ओन प्रोसीजर, ट्रिब्यूनल हैज इट्स ओन पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर. वहां पर सीआरपीसी के तहत नहीं होगा. इसलिए वो कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंक्लूड ऑल प्रोसीडिंग्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ बीइंग इंस्टीट्यूटेड अंडर ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ ऑफ लैंड. आगे सिविल केसेस आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, while in a criminal case the entire burden lies on the prosecution and proof beyond reasonable doubt has to be given. In short, ये पॉइंट नंबर 3 जो है, burden of proof किसके ऊपर है? क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन पे, whereas in civil cases it is on the defendant. क्योंकि प्रीपोंडरेंस, व्हाट इज प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस? ऑलरेडी जो एविडेंस दिया है वो सुप्रीम माना गया. प्रीपोंडरेंस मतलब सुप्रीम. सिविल केस जब स्टैंड हुआ, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस हुआ, ये जब कोर्ट ने एक्सेप्ट किया तो उस केस में कोर्ट ने उस प्रोस्पेक्टस के मिस स्टेटमेंट को सही माना. अब वो मिस स्टेटमेंट था कि नहीं ये प्रूव करना कंपनी के ऊपर है. इसलिए हम कहते हैं मिस स्टेटमेंट कब नहीं होगा? व्हेन इट इज नॉट अ मटेरियल, व्हेन द ओमिशन इज नॉट व्हेन द ओमिशन इज नॉट मटेरियल, or when the information provided is not false. When the information provided is not false or the omission is not material, उस केस में मिसस्टेटमेंट नहीं होगा. तो ये प्रूव कंपनी को करना है, वरना कोर्ट तो मान लेगा उस केस में क्या मिसस्टेटमेंट हुआ है. अगर मिसस्टेटमेंट हुआ है मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ सिविल प्रोसीडिंग में किस पर है? डिफेंडेंट पर. वरना क्रिमिनल में प्रोसिक्यूशन पर. अरे बोलो भाई, ये जो पॉइंट अभी पढ़ा है ना, सिविल प्रोसीडिंग वर्सेस क्रिमिनल प्रोसीडिंग, एक बार आप तीनों पॉइंट्स पढ़ लो. कोई डाउट है तीनों के अंडरस्टैंडिंग में कहीं पर तो पूछो मुझे क्विकली. टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है. पढ़ा है? एक काम करो, नेक्स्ट पेज पर आओ. पहले ये जो नेक्स्ट पेज पर पार्ट है ना सिविल और क्रिमिनल कोड का, वो पढ़ते हैं और उसके बाद आपके मॉडल में आते हैं तुरंत. फिर सिविल प्रोसीडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग को लेकर मॉडल में क्या कहा है अभी हमने नोट्स में से समझेंगे, फिर मॉडल में जाके देखेंगे हाउ दे आर ट्राइंग टू रिलेट इट.
सब लोग हैं ना मेरे साथ? अगले पेज पर क्या लिखा है? As between civil and criminal proceedings, we are of the opinion that criminal matters should be given precedence. मतलब सिविल और क्रिमिनल में पहले सिर्फ क्रिमिनल का केस होना चाहिए, प्रेसिडेंस प्रायोरिटी मिलना चाहिए. A civil suit often drags on for years. तारीख पे तारीख मिलती है सिविल में. And it is undesirable that a criminal prosecution should wait till everybody concerned has forgotten all about the crime. लॉजिक क्या दिया है? सिविल प्रोसीडिंग्स में ज्यादा समय लगता है, नंबर 1. नंबर 2, पब्लिक इंटरेस्ट डिमांड्स दैट क्रिमिनल जस्टिस शुड बी स्विफ्ट एंड श्योर. स्विफ्ट मतलब स्मूथ एंड श्योर मतलब होना चाहिए. अरे बोलो, न्याय मिलना चाहिए ना. क्रिमिनल जस्टिस शुड बी स्विफ्ट. स्विफ्ट मतलब क्या? स्मूथली. आगे, इट इज अनडिजायरेबल टू लेट थिंग्स स्लाइड टिल मेमोरीज हैव ग्रोन टू डीम टू ट्रस्ट. अरे बोलो भाई, धुंधला सा, अच्छा 1976 में उसने चोरी की थी 1000 रुपए की, आज 2022 में जजमेंट आया. तो दे आर सेइंग सीआरपीसी के अंदर भी जब प्रोसिक्यूशन होता है तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो इतना दूर हो गया कि भैया वो जो ऑफेंस है जिसके तहत सजा हुई है, इट्स ग्रोन टू डीम टू ट्रस्ट. अनडिजर्वेबल टू लेट थिंग्स स्लाइड टिल मेमोरीज have grown too dim to trust. This, however, is not hard and fast rule. Special considerations in any particular case might be made. Some other courts more expedient and just. मतलब अगर आपके पास special reason है तो आप क्या कर सकते हो? Might make some other courts more expedient. मतलब सिविल को ज़्यादा important तवज्जो दे सकते हो and justifiable कर सकते हो. Example देनी चाहिए. Example: the civil case or the other criminal proceeding may be so near it is its end as to make it inexpedient to stay it in order to give precedence to a prosecution under 476. समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? The civil case या कोई और क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, उन्होंने क्या कहा है? सुनो 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 मेरी बात. कुछ तो बोलते सर ऐसा क्या? एक सिविल केस चल रहा है और फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू करना है, तो नॉर्मली प्रायोरिटी किसे मिलना चाहिए? क्रिमिनल को. बट वो कहते हैं पहले से ही एक सिविल केस चल रहा था या क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा था जो अपने अंजाम पर है, मुकाम पर आने पर है. द सिविल केस और क्रिमिनल अदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग अदर मे बी सो नियर एज टू एंड इट इज इनएक्सपेडिएंट नॉट सूटेबल. इनएक्सपेडिएंट मतलब नॉट सूटेबल टू स्टे इट इन ऑर्डर टू गिव प्रेसिडेंस टू द प्रोसिक्यूशन अंडर 476. तो ऐसे केस में क्रिमिनल को प्रायोरिटी देना उचित नहीं होगा. बट इन दिस केस वी आर ऑफ द व्यू दैट सिविल सूट्स शुड बी स्टेड टिल द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैव फिनिश्ड. लॉजिकल कहता है सिविल पर स्टे आना चाहिए, बट कुछ ऐसे स्पेशल कंसिडरेशंस हो सकते हैं जहां पर हम सिविल को स्पेशल कंसिडरेशन कहते हुए प्रायोरिटी दे दे, या किसी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो चल रहा है उसको पहले प्रायोरिटी दे. एक क्रिमिनल केस चल रहा है, उसका रिजल्ट आने पर है, उससे पहले दूसरा केस फाइल हुआ, तो दूसरा केस अभी चलाओ मत, पहले का अंजाम आने दो बिकॉज नियर है. ये लॉजिक कह रहा हूं. समझा है क्या सबको? वो नीचे का जो लाइन दिया ना, सीआरपीसी क्या लिखा है? इट इज अ प्रोसीजरल लॉ अप्लाइज टू एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर इंडियन पेनल कोड और एनी द स्पेशल और लोकल लॉ. मतलब याद है ना मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये हमने कॉफे पोसा पढ़ा था. कॉफे पोसा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट. वहां पर भी हमने देखा था जो सर्च और सीजर होगा वो सीआरपीसी के तहत होगा. याद है क्या? अभी कोफे पोसा इज व्हाट स्पेशल लॉ, तो वहां पर भी हम सीआरपीसी का प्रोसीजर फॉलो कर रहे. अरे बोलो भाई. अच्छा एक काम करो, ये जो हमने पढ़ा है ना सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, अब देखते हैं ना मॉड्यूल क्या कहता है. थोड़ा सा रिलैक्स्ड, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का. अभी आपके नोट सामने रखने का और मॉड्यूल क्या कहता है उसके साथ कंपेयर करते हैं. सब लोग है? अ सिविल प्रोसीडिंग इज कंसर्न विथ civil right, whether with reference to common law or law created by an statute. A civil proceeding is distinguished from a criminal proceeding by the fact that if the criminal proceeding is taken to a logical conclusion and the accused is found guilty, there may be imposition of sentence of fine or imprisonment of both, including a capital punishment, if the statute so provides. ये हमने clearly पढ़ा है. Please concentrate. एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस, एक एक केस स्टडी का रेफरेंस आपके एग्जाम में 3 मार्क के लिए छाप के आता है, इसलिए मॉड्यूल को सामने रख के पढ़ा रहा हूं मैं. इन सिविल प्रोसीडिंग्स देयर मे बी एन अवार्ड ऑफ कॉम्पेंसेशन एंड डैमेजेस. A criminal proceeding includes all proceedings which are capable of being instituted under ordinary criminal law of land and is not confined to proceedings under CRPC. Prosecution of an offence under Companies Act
or for that matters those under FEMA or SEBI or SCRA and other statutes are criminal proceedings. जो दिया ना उन्होंने ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ ऑफ लैंड में कंपनीज एक्ट, फेमा, सेबी, ये भी आएगा ना. एंड कंप्लेंट्स फाइल्ड आर क्रिमिनल केसेस एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सच स्टैट्यूट्स. सीआरपीसी विल अप्लाई टू रेगुलेट द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर सच लॉज. इन लॉज के तहत जब ट्रायल होगा तो ट्रायल का जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी के तहत होगा. बट सजा कंपनीज एक्ट में जो दी वही होगी, सीबी में जो दी वही होगी, एससीआर में दी वही होगी. सीआरपीसी के तहत, आईपीसी के तहत सजा नहीं होगी, वहां पर उस पर्टिकुलर लॉ के तहत होगी ना. When there is a general law and the special law, the special law overrides the general law. Procedure CRPC के तहत होगा, but punishment सेबी, एससीआरए, कंपनीज एक्ट, फेमा के तहत होगा. अच्छा, जब कोई स्पेशल लॉ नहीं है और सीआरपीसी के तहत क्या हुआ, कंप्लेंट हुआ, तो पनिशमेंट आईपीसी के तहत होगा. अरे बोलो भाई. तो हम ये जो पॉइंट था ना प्रोसिक्यूशन कितना था, a criminal proceeding includes all proceedings which are capable of being instituted under ordinary criminal law of land and not confined to proceedings under CRPC. इसका मतलब सबको समझा अभी? अरे बोलो भाई. नीचे एग्जांपल पढ़ो. An act is committed which is an offense under क्या दिया, Companies Act. The matter is filed before the special court designated under this act. Will the procedure be dealt in accordance? Procedure पूछा. Will the procedure be dealt in accordance with CRPC? Yes. प्रोसीजर सीआरपीसी के तहत होगा, पनिशमेंट कंपनी के तहत होगा. अरे बोलो भाई. ये ऐसे जो एग्जांपल्स दिए ना आपके मॉड्यूल में, ऐसे एग्जांपल्स मॉड्यूल एग्जाम में 2-2, 3-3 मार्क के क्वेश्चंस बन के आते. ये ऊपर का सेम इतना क्वेश्चन आएगा आपको. यस, द मैटर शुड बी डेल्ट विथ इन अकॉर्डेंस विद सीआरपीसी. ये इतना नहीं लिखना है आपको, पहले वो लिखना है. A criminal proceeding includes all proceedings which are capable of being instituted under ordinary criminal law of land and is not confined to proceedings under CRPC. वो पहले पॉइंट रेफरेंस देना है और उसके बाद यस लिखना है. अरे बोलो भाई. जिसको नहीं समझा पोगो देखो क्या लिखा है. प्लीज अगेन. जो प्रोसीडिंग है, जो प्रोसीजर है, जो कार्रवाई है वो सीआरपीसी से होगा, बट पनिशमेंट कंपनी के तहत होगा. अगर ये सेम क्वेश्चन आ गया, an act is committed which is an offense under SEBI Act. The matter is filed before, we can say, SEBI में SAT. The matter is filed before SAT, designated under SEBI Act. Will the procedure be dealt in accordance with CRPC? Yes. Procedure CRPC, but punishment as per SEBI. Clear है? आगे, in MS Sharif versus the state of Madras and others, the following prepositions were laid down. सब लोग हैं, मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं मुझे. We are informed at the hearing that two further sets of proceedings arising out of the same facts are now pending against the appellant. क्या दिया इसका मतलब? एक केस में हियरिंग के दौरान ये बताया गया दो प्रोसीडिंग्स सेम फैक्ट्स पर अपेलेंट के खिलाफ क्या है, पेंडिंग है. दो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है अपेलेंट के खिलाफ सेम फैक्ट्स पर. वन इज टू सिविल सूट्स फॉर डैमेजेस फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. एक पहला प्रोसीडिंग क्या है, सिविल सूट है, डैमेजेस फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. द अदर इज टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अंडर सीआरपीसी, द आईपीसी फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, वन अगेंस्ट ईच सब इंस्पेक्टर. यह सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक सबको समझाया गया. एक हियरिंग के दौरान सामने आया है कि दो प्रोसीडिंग्स सेम फैक्ट्स पर दो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है अपेलेंट के खिलाफ. सेम फैक्ट्स पर दो प्रोसीडिंग पेंडिंग है, एक सिविल प्रोसीडिंग पेंडिंग है, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग. सिविल और क्रिमिनल का उन्होंने रीजन दिया है क्या, किस पर. इट वाज सेड दैट द साइमल्टेनियस प्रोसिक्यूशन ऑफ दिस मैटर्स विल एम्ब्रेस द अक्यूज्ड. साइमल्टेनियस मतलब दोनों अगर एक साथ चला एट द सेम टाइम तो भैया वो कहां पे जाएगा, सिविल कोर्ट में जाएगा, क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा. एम्बेरसमेंट मतलब वो शर्म से सार होगा. इसका ये मतलब नहीं है से उसको शर्म आएगी क्या. एम्बेरसमेंट मतलब इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर हिम. बट आफ्टर द हियरिंग ऑफ अपील वी रिसीव्ड इंफॉर्मेशन दैट टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस हैव बीन क्लोज्ड with liberty to file fresh complaints when papers are ready, as the High Court records were not available on the application of the accused. As these prosecutions are not pending at the moment, the objection regarding them does not arise, but we can see that simultaneous prosecution of the present criminal proceedings out of which appeal arises and the civil suits will embarrass the accused. We have to therefore to determine which should be stayed. समझा क्या सबको अभी तक?
उन्होंने आगे दिया है, फिर हमें पता चला कि भैया वो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो हम अपील, वी हैव रिसीव्ड इंफॉर्मेशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रोक क्लोज किया गया बिकॉज उसके पास क्या नहीं था, records were not available. Records were not available. When the papers are ready, as the High Court records were not available. इसलिए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को क्या किया, क्लोज किया गया. बट फिर हमारे सामने एक सवाल आया, भैया क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को भले ही रोक दिया गया है, उस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के खिलाफ अपील में जाना है या फिर सिविल प्रोसीडिंग चलाना है, ये एक सवाल है. मतलब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को अपील में लेके जाना है या सिविल प्रोसीडिंग चलाना है, ये एक सवाल है. तो उसका जवाब आगे दिया है. As between civil and criminal proceedings, we are of the opinion that criminal matters should be given precedence. जो हमने पढ़ा अभी. I hope you are getting it. There is some difference of opinion in the High Courts of India on this point. No hard and fast rule can be let down, but we do not consider that the possibility of conflicting decisions in the civil and criminal courts is a relevant consideration. The law envisages such an eventuality when it expresses reference from making the decision of one court binding on the other or even relevant, except for certain limited purposes such as sentence or damages. The only relevant consideration is likelihood of embarrassment. Likelihood of embarrassment मतलब उसको परेशानी हो सकती है, किसको, उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ अगर सिविल और क्रिमिनल दोनों एक साथ चला है तो उसको परेशानी हो सकती है, उसको दिक्कत हो सकती है. ये सबसे बड़ा सवाल है. उन्होंने कहा दिक्कत ये नहीं है कि भैया कौन से कोर्ट का डिसीजन किस पर बाइंडिंग है, दिक्कत ये नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है. The law, ये पढ़ो ना यहाँ से. The law envisages such an eventuality when it expresses a reference from making the decision of one court binding on the other. एक कोर्ट का डिसीजन दूसरे पर बाइंडिंग नहीं है, सिविल का क्रिमिनल पर, क्रिमिनल का सिविल पर बाइंडिंग नहीं है, दोनों अलग है और इवन रिलेवेंट नहीं है. एक्सेप्ट, सिर्फ हमारा इसमें दिक्कत क्या है, लाइक्लीहुड ऑफ एम्बेरसमेंट. हाँ, एक्सेप्ट क्या है, सेंटेंस और इम्प्रिजनमेंट. रिलेवेंट सिर्फ क्या है, दिक्कत जो उसको फेस हो सकती है दोनों कोर्ट में एट द सेम टाइम चला. तो एक हियरिंग आ गया ना सिविल कोर्ट में और उसी दिन क्रिमिनल कोर्ट में, कहाँ पे जाएगा वो, सिविल और क्रिमिनल दोनों कोर्ट में सेम डे पर हियरिंग आ गया तो उसको दिक्कत हो सकती है ना. ये सबसे बड़ा सवाल वो कहते हैं सामने आ रहा है जब सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को लेकर किसको प्रायोरिटी मिलना चाहिए, ये सवाल आता है. अरे बोलो भाई. ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्टेइंग अ प्रोसीडिंग ऑन द ग्राउंड देयर इज अनदर प्रोसीडिंग. Another factor which weighs with us is that a civil suit often drags on for years and it is, please पढ़ो मेरे साथ loudly अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो, and it is undesirable that a criminal proceeding should wait till everybody concerned has forgotten all about the crime. The public interest demands that criminal justice should be swift and sure, that the guilty should be punished with the events while the events are still fresh in the public mind, and that the innocent should be absolved as early as is consistent with a fair and impartial trial. Another reason is that it is undesirable to let things slide till memories have grown too dim to trust. This, however, is not hard and fast rule. Special considerations obtaining in any particular case might be made some other course more expedient and just. For example, the civil case or the criminal proceeding may be so near its end as to make it inexpedient to stay in order to give precedence to a prosecution under 476. But in this case, we are of the view that civil suits should be stayed till criminal proceedings have finished. अभी तक का जो भी मॉडल का पार्ट हमने पढ़ा है, आपको लगता है ना वो सब हमारे नोट्स में हमने प्रॉपर्ली समराइज किया, इसलिए मैं नोट्स के साथ साथ मॉडल रख रहा हूँ. क्या होता है बाद में, अभी आप हाँ बोलते हो 2 महीने बाद सुनते हो यार मॉडल में इतना है, हमारे नोट से 6 पेजेस के 15 पेजेस के मॉडल सामने रख के दे रहा हूं. आगे इन इकबाल सिंह मारवाड़ वर्सेस मीनाक्षी मारवा, the 5-member bench of Supreme Court held that it is necessary to point out that standard of proof required in the two proceedings are entirely different. Civil cases are decided on the basis of preponderance of evidence, while in a criminal case the entire burden lies on the prosecution and proof beyond reasonable doubt has to be given. क्या बात है सर, आपने ये भी बता दिया. There is neither any statutory provision nor any legal principle that the findings recorded in one proceedings may be treated as final or in binding on the other, as both the cases have to be decided on the basis of evidence adduced therein. तो इससे हम क्या समझते हैं, आपके नोट्स में वो जो सिविल प्रोसीडिंग वर्सेस क्रिमिनल प्रोसीडिंग का डिफरेंस दिया था ना 157 पे, वो पॉइंट नंबर 3 आपने उसमें दिया था ना, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीनेस ऑफ एविडेंस. मिला है क्या? उसी पॉइंट नंबर 3 के आगे आप लिखो, मैं लाइन और ऐड करके देता हूं, उसी पॉइंट नंबर 3 के एंड में आगे लिखो
there is neither any statutory provision nor any legal principle that the findings recorded in one proceeding may be treated as final or binding in the other, comma, as both the cases have to be decided on the basis of the evidence submitted. मैं 1 मिनट दे रहा हूं भाई, 30 सेकंड दे रहा हूं। आपने जो पॉइंट नंबर 3 लिखा है, वो जो अभी मैंने सेंटेंस लिख कर दिया ना, उसको लेकर क्वेश्चन कैसे आएगा ध्यान से सुनो। मैं आगे बता रहा हूं, इस पॉइंट नंबर 3 और उस केस का नाम लिखो, इकबाल सिंह मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा एंड अदर्स। वहां पर उस पॉइंट नंबर 3 के लिए सिविल प्रोसीडिंग का जो पॉइंट नंबर 3 लिखा है ना अभी आपने, उस जो लिखा है उसके एंड में ब्रैकेट में लिखो, इकबाल सिंह मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा एंड अदर्स, सुप्रीम कोर्ट, 5 member bench of Supreme Court. केस ये जो अभी मैंने लिख कर दिया, उस पर क्वेश्चन कैसे आएगा ध्यान से सुनो। मैं थ्योरी को केस स्टडी में कैसे कन्वर्ट करते ऐसे ऐसा है और क्वेश्चन पूछते थे, वैसा एग्जांपल दे रहा हूं। कंपनी के खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग चल रहा था। सिविल प्रोसीडिंग में सारे सबूत कंपनी के खिलाफ पेश किए गए। उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टैंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग को प्रायोरिटी मिलेगा सिविल प्रोसीडिंग पे? नंबर 1। नंबर 2, अगर हां तो क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में दिए हुए सबूत हम आगे सिविल प्रोसीडिंग में यूज कर सकते हैं क्या? ऐसे 2 सवाल पूछे। पहला पूछा है क्या सिविल प्रोसीडिंग को क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर क्रिमिनल को सिविल पर प्रायोरिटी मिलेगा क्या? तो आप क्रिमिनल को सिविल पे मिलेगा ना, तो आपको कहना हाँ, तो कहना लॉजिकली क्रिमिनल को सिविल पे मिलेगा। वो हमारा नेक्स्ट पेज वाला पॉइंट लिखना है। फिर आगे पूछा था क्या क्रिमिनल में दिए हुए सबूत हम सिविल में यूज कर सकते हैं क्या? तो आपको कहना नो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों अलग है, दोनों के प्रोसीडिंग्स अलग है, एक के सबूत हम दूसरे में यूज नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि दोनों में अलग अलग एविडेंस से सबमिट किए। अरे बोलो भाई, बर्डन वाला पॉइंट मत लिखो, मत लिखो। क्लियर है ना? पक्का समझा है? सिविल प्रोसीडिंग वर्सेस क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ये जो मॉडल में उन्होंने पूरा ये पैरा 17 पैरा 18 ये पूरा रामायण जो दिया ना यहां पर, उसका पूरा समरी मैंने आपको लिख कर दिया। और एक जो एग्जाम्पल हमने ऊपर पढ़ा था कि भैया जब एक ऑफेंस कंपनीज एक्ट के तहत हुआ है तो प्रोसीजर सीआरपीसी के तहत होगा क्या? तो वो हमारे नोट्स में हमने कहां पर देखा है? पेज नंबर 158 पर हमने कहां पर पढ़ा? हाँ नहीं सॉरी, हमने पेज 157 पर 157 पर जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या? Criminal proceeding includes all proceedings which are capable of being instituted under ordinary criminal law of land and is not confined to proceeding in the CRPC. उसका आंसर है, वो आंसर है उसका। अरे बोलो भाई, सवाल जब आया था कि ऑफेंस कंपनीज एक्ट के तहत हुआ है, प्रोसीजर सीआरपीसी के तहत होगा, तो आपको वो पॉइंट नंबर 2 का रेफरेंस देना है और फिर यस लिखना है। कंपनी एक्ट की जगह हो सकता है एग्जाम में सेबी एक्ट के तहत ऑफेंस हुआ है, फीमा एक्ट के तहत ऑफेंस हुआ है, एससीआर के तहत ऑफेंस हुआ है, क्या प्रोसीजर सीआरपीसी के तहत होगा? तो आपको कहना भैया क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग्स। अरे बोलो, लॉक कर दूं? नंदिनी 1 मिनट लो, जो भी पढ़ा है या पढ़ा है अभी
कोई भी डाउट है पूछो मुझे, टेक योर टाइम, बिकॉज आई फील दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ इन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. किसी और को कुछ पूछना तो पूछो. हाँ. प्रोसीजर. हाँ. दो चीजों को मिक्स कर रहे हो तुम. ट्रिब्यूनल सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में अपना रेगुलेट करता है. प्लीज अंडरस्टैंड, ही हैज आस्क्ड अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, जो आपका भी डाउट कल को घर में पढ़ते हो सकता है. हमने पढ़ा है पावर, ट्रिब्यूनल हैज अ पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर अंडर सीपीसी. सीपीसी के तहत नहीं, सीपीसी के तहत प्रोसीजर नहीं होगा, वो ट्रिब्यूनल का अपना प्रोसीजर होगा. बट जब क्रिमिनल प्रोसीजर लेना है तो ट्रिब्यूनल का कोई अपना प्रोसीजर नहीं, वो तो सीआरपीसी का प्रोसीजर होगा. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब कंपनी के खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग होता है तो उसमें ट्रिब्यूनल विल रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर. बट कंपनी के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हुआ तो वहां पर सीआरपीसी के तहत ही प्रोसीजर होगा. हाँ, पनिशमेंट कंपनी के तहत होगा. पक्का? बट ही हैज आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन. आई होप एवरीवन इज क्लियर. एनीथिंग एल्स? इसने बोलो सोचो, सिर्फ सुनोगे तो अच्छा लगेगा. ये चैप्टर में जितना आप वन टू वन डिस्कशन करोगे ना, आप ऐसा सर ऐसा हुआ तो क्या, ऐसा हुआ तो क्या. मुझे लगा रिलेवेंट है, जैसे भावेश ने रिलेवेंट पूछा तो वेल डिस्कस. मुझे लगा इररिलेवेंट है तो मैं बोलूंगा बाद में. डोंट वरी, मैं रोक दूंगा आपको. Shall I? क्या क्या? हाँ, मतलब क्या? प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट में अगर एविडेंस डाउटफुल होगा तो जो अक्यूज्ड है उसको गिल्टी नहीं मानता है कोर्ट. इंटेंशन और मोटिव पर गिल्टी नहीं होता है. अकम्प्लिशमेंट, ये अटेम्प्ट होना चाहिए. मेंस रिया पढ़ा ना. तो जब तक कोर्ट में तुम सारे सबूत पेश करके उस अक्यूज्ड को गिल्टी प्रूव नहीं करते, तब तक कोर्ट उस अक्यूज्ड को गिल्टी मानने से इनकार कर देगा. प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मतलब सारे पुख्ता सबूत जब तक कोर्ट में आप सबमिट नहीं करते हो तब तक कोर्ट उस अक्यूज्ड को प्रोसिक्यूट नहीं करेगा, उसको सजा नहीं सुनाएगा. इसलिए आपने अगर देखा होगा क्रिमिनल केसेस में अक्सर जज एंड में कहते हैं सारे सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम को धारा 302 के तहत, धारा 302 क्यों कहता है वो, बिकॉज उसको सारे एविडेंसेस और सबूत सेक्शन 302 के तहत पनिशमेंट के पेश किए गए. ये उसका मतलब है. देखो व्हाट लॉजिक यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. क्रिमिनल केसेस में वो अक्यूज्ड के ऊपर बर्डन ज्यादा है, इसलिए सारे सबूत देखने पड़ते. सिविल केसेस में अगर डैमेजेस पनिशमेंट लगाया, अपील का चांस है ना. सिविल में क्या होगा, अपील में जाएगा. क्रिमिनल में अगर जेल में गया, जेल तो गया. इसलिए वो कहते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. क्लियर है? वो हमारे कोर्ट का एक स्टेटमेंट है ना, 100 मुजरिम छूट गए तो चलेगा, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए. हालांकि होता उल्टा है. बराबर है कि नहीं? 100 बेगुनाहों को सजा हो जाती है और एक मुजरिम छूट जाता है. हालांकि जजमेंट क्या, नॉर्मली कोर्ट क्या कहता है, 100 गुनहगार छूट गए तो भी चलेगा बट एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए. क्या बात है. हमको लगता है यस, इंडियन जस्टिस बहुत भारी है. ये जो मॉडल में ये दिया ना, क्रिमिनल कोर्ट्स एंड सिविल कोर्ट, दिख रहा है ये.
ये पार्ट आज आपका 303, 304 यहां तक, 304 यहां तक आप घर में पढ़ोगे, मतलब 303 आज आपको घर में पढ़ना है। मैं आपको पेज नंबर दूं, आपको पेज नंबर घर में पढ़ना है 297 से लेकर 301 तक, 297 से 301 तक, और उसके बाद 303 पढ़ना है। अरे बोलो, 303 पढ़ना, 297 से 301 और 303। फिर अभी अगला पार्ट देखते हैं, नोट्स में आ जाओ पहले। अभी क्या दिया नेक्स्ट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड कंपनी प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब कौन होता है? सरकारी वकील। कंपनी प्रोसिक्यूटर कौन होता है? कंपनी का वकील। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, महाराष्ट्र का कोई फेमस पब्लिक प्रोसिक्यूटर पता है क्या, जिनका बहुत नाम है पूरे इंडिया में? उज्जवल निकम, उज्जवल निकम, या फिर इंडिया में सेंट्रल पे हरीश साल्वे, सुना है आपने? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये गवर्नमेंट के बिहाफ पर क्या करते, लड़ते। कंपनी प्रोसिक्यूटर पब्लिक प्रोसिक्यूटर में डिफरेंस पूछा है, दोनों के कंपैरिजंस पूछे। लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट। क्रिमिनल केसेस आर प्रोसिक्यूटेड बाय द स्टेट रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक एंड द सोसाइटी। यार स्टेट इस वर्ड में सेंटर भी आता है, स्टेट गवर्नमेंट भी आता है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा है? उसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। क्या नहीं रे बाबा, स्टेट पढ़ा है। स्टेट इस वर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब आता है। तो ये जब कहा है क्रिमिनल केसेस आर प्रोसिक्यूटेड बाय द स्टेट रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक एंड सोसाइटी, मतलब वो केस अगर महाराष्ट्र के अंदर है तो स्टेट गवर्नमेंट होगा। अगर केस ओवरऑल इंडिया में टेररिस्ट हमले को लेकर है तो स्टेट उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कैरी आउट द प्रोसिक्यूशन इन सच केसेस। The role of prosecutor lies in placing before the court all material evidence and evidences which whether it helps the accused or otherwise। सारे मटेरियल एविडेंस रखने, अक्यूज के फेवर में हो या अगेंस्ट उड़ने, सारी सबूत, सारी जानकारी सच रखनी, ये उसका मतलब हुआ। आगे, एलिजिबिलिटी फॉर अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 years, इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 years, एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब क्या, अगर आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का स्टेटस चाहिए तो आपको प्रैक्टिस कम से कम 7 साल की होनी चाहिए। अगर आपको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का स्टेटस चाहिए तो प्रैक्टिस कम से कम 10 साल की होनी चाहिए। अरे बोलो, ऑफिस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफिस एंड ही हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आर टू बी इंडिपेंडेंट, अनबायस्ड एंड impartial while conducting prosecution. Prosecutors cannot be allowed to be controlled either administratively or in any other mode by the police department. इसलिए पुलिस वाले भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर से डरते। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम या हरीश साल्वे पुलिस डिपार्टमेंट को उससे छोड़ दो, उन्हें छोड़ना पड़ता है। रीजन, cannot be allowed, public prosecutors cannot be allowed to be controlled either administratively, मतलब गवर्नमेंट भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता है, और इन द मोड बाय द पुलिस डिपार्टमेंट। हाँ, आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा वैसा करो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज टू बी इंडिपेंडेंट, अनबायस्ड एंड इम्पार्शियल। अरे बोलो आगे, व्हेन अ रजिस्ट्रार और एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड और एंटाइटल्ड to file a complaint for any offense in the Companies Act files a complaint, the prosecution is conducted in the trial court by a special category of officers called कंपनी प्रोसिक्यूटर्स। तो कंपनी प्रोसिक्यूटर्स कौन है? जब कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट, कंपनीज एक्ट में कोई ऑफेंस हुआ है, उस केस में किसके, कंपनी के ऊपर केस हुआ है, तो कंपनी प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। द कंपनी प्रोसिक्यूटर्स हैव ऑल द पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लो कर लो बात, सुन के इतना अच्छा लगता है ना? क्या दिया है? रजिस्ट्रार और एनी द पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड एंटाइटल्ड टू फाइल अ कंप्लेंट फॉर एनी ऑफेंस अंडर फाइल्स अ कंप्लेंट। मतलब आरओसी ने कंप्लेंट फाइल किया, या कंपनी के किसी शेयर होल्डर ने फाइल किया, कंपनी के किसी स्टेक होल्डर ने फाइल किया कंपनी के ऊपर कंप्लेंट, और उस केस में प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ, किसमें, ट्रायल कोर्ट में, तो उस केस में कंपनी के अगेंस्ट कंपनी का वकील लगेगा, कंपनी के बिहाफ पर, कंपनी के अगेंस्ट जो लड़ेगा वो कंपनी का प्रोसिक्यूटर लड़ेगा। वो कौन होगा? गवर्नमेंट का, स्टेट का होगा ना। तो
स्पेशल कैटेगरी ऑफ ऑफिसर्स कॉल्ड कंपनी प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हुए कंपनी प्रोसिक्यूटर्स होंगे। अच्छा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कौन अपॉइंट करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स स्टेट, फिर उसमें सेंटर और स्टेट कोई भी हो सकता है ना, रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक एंड सोसाइटी। वेराज कंपनी प्रोसिक्यूटर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है। और बोलो भाई, आओ जरा मॉडल में, ये पढ़ा ना हमने डिफरेंस, देखते स्क्रीन पर क्या दिया। क्रिमिनल केसेस आर प्रोसिक्यूटेड बाय स्टेट रिप्रेजेंट द पब्लिक एंड सोसाइटी। एक ही चीज को दो दो तीन तीन बार पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में, किसी और चैप्टर में से नहीं किया है। क्यों नहीं किया आप समझ जाओ। इसके आप स्टूडेंट बोलते सर वो चैप्टर नंबर 9 है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, फटका दे उसको फटका। अभी यहाँ पे इतना अच्छे से पढ़ा रहे तो ध्यान दो प्लीज। इसके बाद भी अगर किसी ने बोला ना अभिनंदन, तो उसको तेजी मिलने के लिए बोलूंगा मैं, तू मिलना उसको। नहीं समझा, जाने दे, छोड़ दे। Criminal cases are prosecuted by the state representing the public and society. Public prosecutors carry out the prosecution in such cases. The role of prosecutor lies in placing before the court all material and evidences, whether it helps the accused or otherwise. Section 24, subclause 7 of CRPC states that a person shall be eligible to be appointed as PP or APP only if he has been practiced as an advocate for not less than 7 years. Section 24, subclause 8 of CRPC states that central government or state government may appoint for the purpose of any case or class of cases a person who has been practiced as an advocate for less than 10 years as special public prosecutor. इसमें क्या पड़ा है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट, बट कंपनी प्रोसिक्यूटर में ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनी के प्रोसिक्यूटर में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा था ना। आगे further it has been provided that court may permit the victim to engage an advocate of his choice to assist the prosecution under CRPC. What is the minimum, question पूछा है, experience of practice as an advocate required for appointment of public prosecutor? 7 years, and special public prosecutor 10 years. In S. Thamizharasan versus State of Tamil Nadu, Secretary to Government Mr. M.K. Jha, IPS Director of Prosecution, and Changabagaraman, IPS Director of Prosecution, the Madras High Court held that office of PP, क्या बोला, is very responsible office. यह चौना ने बोला क्या? And he has an important role to play in criminal justice delivery system. The PP are to be independent, unbiased, and impartial while conducting prosecution. The PP is not a police prosecutor in the sense that he is not a mouthpiece of the police. And is not an advocate engaged by state to conduct its prosecution. Therefore, the prosecutors cannot be allowed to be controlled either administratively or in any other mode by police department. क्या बात है सर, आपने सब कवर कर लिए। अच्छा टाली तो मारो, आपको ये सब कुछ समरी में दे दिया ना वहां पर। उसके बाद भी कोई बोलता है सर समझ में नहीं आ रहा है तो बाद में मिलो। It was further क्या दिया है, held that as held repeatedly by the Honorable Supreme Court and various high courts that there should be complete separation of public prosecutors, additional public prosecutors, special public prosecutors, and assistant public prosecutors from the control or supervision in any form by police, as otherwise such control or supervision would only invade into independence of the institution of prosecutors, which would only bring harm to the criminal justice delivery system. मोटा मोटी क्या कहना है हमने समझ लिया कि उनका इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल रोल होना चाहिए। उनके काम में किसी भी तरह की दखलंदाजी पुलिस डिपार्टमेंट भी नहीं करेगा और स्टेट भी नहीं करेगा जिसने उन्हें अपॉइंट किया। As held by Supreme Court in Balwant Singh and others versus State of Bihar, the CRPC is the only matter of public prosecutor and has to, Criminal Procedure Code is the only matter of public prosecutor and he has to guide himself with reference to Criminal Procedure Code only. तो इससे क्या सीखा है ना हाँ, तो ये हमने सीखा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिर्फ सीआरपीसी के तहत प्रोसीजर करेगा। तो ये पॉइंट हम ऐड करते हैं उधर, अरे ऑलरेडी एडेड है। Criminal Procedure Code is the only matter of public prosecutor and he has to guide himself with reference to Criminal Procedure Code only. मैंने ऐसे छोड़ गया। आगे पढ़ते, next. When a registrar or any other person duly authorized or entitled to file a complaint for any offence under the Erstwhile Companies Act files a complaint, the prosecution is conducted in the trial court by a special category of officers called company prosecutors. They were appointed under Section 624A of Companies Act by the central government. The company prosecutors have all the powers and privileges of public prosecutors appointed by state government. Under the newly inserted Section 443 of the Companies Act,
It has been provided notwithstanding anything contained in CRPC. Central government may appoint generally or for any case or in any case for a specified or for any specified class of cases in any local area, one or more persons as company prosecutors for the conduct of prosecutions arising out of this act, and the persons so appointed as company prosecutors shall have all the powers and privileges conferred by the code in public prosecutors under section 24 of the code. तो आपके नोट्स में आप सिर्फ वहां पर क्या लिखोगे पता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के केस में I'll say एलिजिबिलिटी था ना, एलिजिबिलिटी 10 years एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर लिखा था ना, उसके आगे लिखो एंड appointed by central government or the state government as the case may be, and appointed by central government or state government as the case may be. समझा क्या? और एक चीज जो आपके नोट्स में उधर नीचे दिखा था ना, लास्ट पॉइंट, रजिस्ट्रार और एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड मिला ना, उसके एंड में लिखो वहां पर सेक्शन 443 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 443 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मतलब कंपनी के प्रोसिक्यूटर्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपॉइंट करता है कंपनी प्रोसिक्यूटर, वो कौन से सेक्शन के तहत करता है? सेक्शन 443 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. क्लियर है? लॉक कर दूं? और हमने ऑलरेडी देखा है कंपनी प्रोसिक्यूटर्स के पास, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के सारे पावर्स होते हैं. पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के पास क्या पावर है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास ही कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ही कैन नॉट बी माउथ पीस, करेक्ट? ही हैज टू बी इंडिपेंडेंट, अनबायस्ड एंड इम्पार्शियल. ठीक है? ये जो लास्ट पॉइंट है आज का, क्या दी हेडिंग? Powers of criminal courts. The following are the powers of criminal courts. Section 28 and 29 of CRPC. दोस्तों ये आपने ऑलरेडी, सुनो प्लीज, ऑलरेडी आपने ये जेआईजेल में पढ़ा है. मैं एक चीज आपको यहां पर पूछना चाहता हूं, सब लोग ध्यान सुनना. आपने जेआईजेल में कहीं पर ये पढ़ा होगा, एक व्यक्ति को मान लो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने, कितना, क्या बोला, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 2 साल की जेल की सजा सुनाई. कितनी? और साथ ही साथ उसे 10,000 का फाइन देने के लिए कहा. कितना? सब लोग हैं? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मैक्सिमम सजा 3 साल की सजा सुना सकता है. कितना? प्लीज ध्यान दो, नोट्स में मत पढ़ो, मेरी बात पे ध्यान दो. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 3 साल की सजा सुना सकता है और 10,000 तक का फाइन लगा सकता है. उसने एक अक्यूज को 2 साल की जेल की सजा सुनाई और 10,000 का फाइन लगाया. उस अक्यूज ने फाइन देने से असहमति दर्शाई, उसने कहा मैं फाइन नहीं दे सकता. तो ऐसे केस में क्या होगा? 1/3 ऑफ 2 साल होगा या 1/3 ऑफ 3 साल होगा? जो मैक्सिमम सजा सुना सकते हैं उसका 1/3, मतलब 3 साल मतलब 36 महीना, उसका 1/3 मतलब 9 महीना. तो अगर वो 10,000 नहीं दे पाता है तो जो 2 साल है उसमें एडिशनल 9 महीने की और जेल काटनी पड़ेगी. 2 साल और 9 महीना, ये पढ़ा है ना आपने? बस उतना इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं. फिर एक चीज और इंपॉर्टेंट ये है, जैसे मैंने कहा कौन सा कोर्ट कितनी सजा सुना सकता है, ये इंपॉर्टेंट है. तो ये जो आपके नोट्स में मैंने ये जो दिया ना, पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, द फॉलोइंग आर द पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट सेक्शन 20. देखो मैं क्या कर रहा हूं, मतलब ये जो पावर्स है ये ऊपर से नीचे आ रहे, हाई कोर्ट से हम लोअर कोर्ट तक जा रहे हैं और नीचे से ऊपर है. मतलब हाई कोर्ट क्या सजा सुना सकता है, पावर क्या है? अवॉर्ड एनी सेंटेंस, किसी तरह का भी सजा सुना सकता है बाय सब्सटेंटिव लॉ, हाई कोर्ट के पास पावर है. आगे सेशंस जज और एडिशनल सेशन हाई कोर्ट के नीचे आता है, तो उनके पास क्या पावर है? अवॉर्ड एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय सब्सटेंटिव लॉ, सेंटेंस ऑफ डेथ शुड बी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट. मतलब इनके पास भी है, बट डेथ का पनिशमेंट है तो हाई कोर्ट से कंफर्मेशन चाहिए. असिस्टेंट सेशन जज imprisonment up to 10 years and or fine. For fine no upper limit has been prescribed. फाइन है, फाइन का लिमिट दिया गया इधर नहीं. एडिशनल सेशंस जज, याद आ रहा क्या? स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट में सिंगल जज था और एडिशनल सेशन जज था.
सेशन जज था, ये एडिशनल सेशन जज था। तो ये सेशन जज और एडिशनल सेशन जज है, ये किस में आता है? स्पेशल कोर्ट में आता है। अरे बोलो ना। फिर आगे चीफ जुडिशियल और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 7 साल तक की इंप्रिजनमेंट एंड और फाइन है। फॉर फाइन नो अपर लिमिट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3 साल तक की क्या है? सजा है। 10,000 तक का फाइन है या बोथ है। मतलब सिर्फ लिमिट किसके लिए? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और सब डिविजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ऐसे 1 2 3 4 5 कितने हुए? क्या क्या बोलो दोस्तों? वो एक हाँ नहीं नहीं नहीं, तुम लिखो अभी। मैं जितना जैसे मॉडल देख रहा हूँ स्क्रीन पर दिया, मैं आपको बताऊँ सेकंड क्लास का अभी रेफरेंस अभी मतलब आप लिखो उधर आपके नोट्स में 1 2 3 4 5 केसेस है ना। ये कोर्ट के कितने? 5। ध्यान रखना, एडिशनल सेशन जज और सेशन जज ये स्पेशल कोर्ट में आता है। और उसके नीचे असिस्टेंट सेशन जज दिया। असिस्टेंट सेशन जज उनको 10 साल तक की लिमिट है। मतलब ये जो सेकंड वाला है वो स्पेशल कोर्ट का है। अरे बोलो ना, क्लियर है? नीचे क्या लिखा है? डिविएटिंग फ्रॉम सीआरपीसी। एक सेकंड, जो उसने कहा है भावेश ने कि वहां पर क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में आता है, वो आपने जेल में जहां पर पढ़ा था उसको 1 साल तक की जेल थी या 3,000 तक का 5,000 तक का फाइन था। अभी हम मॉडल के हिसाब से अगर जाएंगे तो उन्होंने सिर्फ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तक दिया। हम वहीं पर रेफरेंस करें। हाँ जेल में आपने पढ़ा है कि भैया सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है तो वो 1 साल तक की 1 साल तक की जेल सुना सकता है एंड और 5,000 तक का फाइन दे सकता है। ये था वहां पर। बट मत लिखो ना यहाँ पे, जो मॉडल में दिया उसके हिसाब से जाते। क्या दिया आगे नेक्स्ट नोट्स में? डिविएटिंग फ्रॉम सीआरपीसी। अब सीआरपीसी का रेफरेंस नहीं है, पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट के नहीं चल रहे, क्रिमिनल कोर्ट के। सेक्शन अंडरलाइन 435, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कहां पर? चैप्टर में 5 6 में कहीं पर। तो Section 435 complex states that offences that are punishable with imprisonment of 2 years or more shall be tried by special courts, single bench, and other offences shall be tried by special courts established or designated as stated as a metropolitan magistrate or a judicial magistrate of first class. तो अब हम समझे, जहां पर 2 साल और ज्यादा की सजा है वहां पर सेशंस कोर्ट है, और जहां पे अदर केसेस है वहां पर ये कोर्ट है। तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाला मैक्सिमम सजा कितनी सुना सकती है? 3 साल तक की या फाइन अप टू 10,000 और बोथ। लिंक कर रहा हूं मैं, समझ रहा है क्या आपको? हम कहते हैं सेक्शन 435 के तहत जिस ऑफेंस के अंदर इंप्रिजमेंट 2 साल या उससे ज्यादा है वही किस में जाएंगे? स्पेशल कोर्ट में जाएंगे। बट कौन से? सिंगल बेंच या फिर एडिशनल सेशन जज। बट जिस ऑफेंसेस में हम कह सकते हैं अदर ऑफेंसेस है उसके लिए कौन है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है। ये जब रेफरेंस दिया है और हम ऊपर सीआरपीसी के अंदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर्स देखते हैं, तो मतलब स्पेशल कोर्ट का वो जज जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, वो कंपनीज एक्ट के तहत जब सजा सुनाएगा उस पर्टिकुलर सेक्शन 435 के पावर के तहत, वो मैक्सिमम कितना सुना सकता है? 3 साल तक की या फाइन अप टू 10,000 और बोथ। अरे मैंने जो किया है, क्योंकि सुनो प्लीज आप मेरी बात समझना, यहां पर सॉरी इट्स माय मिस्टेक, वो प्रोसीजर सीआरपीसी के तहत लेगा, सजा कंपनी के तहत सुनाएगा। सजा इसके तहत नहीं होगा। सीआरपीसी का सिर्फ प्रोसीजर होता है, पनिशमेंट कंपनी के तहत होगा। हाँ अगर सीआरपीसी के तहत पनिशमेंट सुनाना है तो उसका पावर उतना है। मैंने अभी जो पॉइंट कहा सबको समझे? एक व्यक्ति के खिलाफ कंपनी के खिलाफ सेक्शन 435 के तहत केस चला। कहां पर? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्रिमिनल केस है तो सीआरपीसी का प्रोसीजर फॉलो करेगा। बट अब जो ऑफेंस था वो फ्रॉड अंडर 447 था, तो 447 के तहत पब्लिक इंटरेस्ट है तो मिनिमम 3 इयर्स है, मैक्सिमम 10 इयर्स है। पब्लिक इंटरेस्ट वाला हम कहेंगे मेट्रोपॉलिटन के पास आएगा नहीं, वो तो बाय डिफॉल्ट किसके पास आएगा? एडिशनल सेशन जज। पब्लिक इंटरेस्ट वाला एडिशनल सेशन जज के पास आएगा ना, जिसमें 2 साल या उससे ज्यादा की सजा है। अगर मैं दोनों तीनों को लिंक करूं तो फ्रॉड के केसेस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास आएंगे नहीं ना, वो तो बाय पब्लिक इंटरेस्ट वाले हैं। तो अदर देन पब्लिक इंटरेस्ट है तो वो आ सकते हैं, जहां पर मिनिमम 6 मंथ्स है, मिनिमम 6 मंथ्स मैक्सिमम 10 इयर्स है ना।
तो वो अगर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास आता है तो उस मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 10 ईयर्स का होगा। वहां पर ये 3 साल वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है। मैंने 2 चीजें अभी आपको बताई। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास कंपनीज एक्ट के अंदर केस फाइल हुआ, उस केस की कार्रवाई और प्रोसीजर सीआरपीसी के तहत होगी। जब सजा सुनाने का वक्त आया तो सीआरपीसी का रेफरेंस नहीं आएगा, वो कंपनी जाके कौन से सेक्शन का कॉन्ट्रवेंशन हुआ उसके तहत जो सजा है उसका रेफरेंस होगा। क्लियर है सबको? वही बात आगे लिखिए। अ स्पेशल कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल जज होल्डिंग ऑफिस एज सेशन जज और एडिशनल सेशन जज in case of offenses punishable in this act with imprisonment of 2 years or more, and a metropolitan magistrate or a judicial magistrate of first class in case of other offenses। ये हमने ऑलरेडी 435 का रेफरेंस किया है। 1 मिनट दे रहा हूं। जो डिस्कशन मैंने शुरू में कहा था सिनॉप्सिस में 6 पॉइंट्स थे सिनॉप्सिस के। पावर ऑफ एनसीएलटी, एनसीएलटी पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5। पॉइंट नंबर 4 क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट, वो नहीं हुआ हमारा अभी तक। हो गया क्या? नहीं हुआ रे। क्रिमिनल कोर्ट वर्सेस सिविल कोर्ट वो पेंडिंग है ना, प्रोसीडिंग हुआ है। पेज नंबर 303। हाँ, तो ये पार्ट मुझे आपको लिख कर देना है। आप क्या करो, वहीं पर 158 पर लिख सकते हो। 158 पर जहां पे अभी हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पार्ट देखा ना, उसी के नीचे लिख लो। 158 पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पार्ट के नीचे लिखो। क्या लिखोगे? क्रिमिनल कोर्ट एक साइड में लिखो, क्रिमिनल कोर्ट एक साइड में लिखो, सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में लिखो आप it is to be understood with reference to CPC 1908, it is to be understood with reference to the civil code, sorry CPC 1908। मतलब सिविल कोर्ट मतलब क्या? सिविल कोर्ट लिखा ना आपने, सिविल कोर्ट के नीचे क्या लिखा है? इट इज टू बी अंडरस्टूड विद रेफरेंस टू द सीपीसी 1908। मतलब जब भी हम सिविल कोर्ट कहते हैं तो उसमें सिविल प्रोसीजर कोड का रेफरेंस आएगा। अरे बोलो, लिखा है? देन क्रिमिनल कोर्ट में लिखो it is to be understood with reference to the ordinary criminal law of land, समझा क्या? अरे बोलो भाई। देन पॉइंट नंबर 2 सिविल कोर्ट में लिखो whenever there is a reference to a principal court of original jurisdiction, whenever there is a reference to a principal court of original jurisdiction, comma it would be a district court, it would be a district court, and very rarely
High Court will come into picture. लिखा है, लिखा है, क्रिमिनल कोर्ट में लिखो it can exercise jurisdiction. It can exercise jurisdiction only when the offense is proved, is established. लिखो, only when the offense is established लिखा है, सिविल कोर्ट में लिखो no civil court can exercise jurisdiction if the act complained of becomes an offense. That is, mens rea is proved. Once the act complained of becomes an offense, that is, mens rea is proved. कंप्लेंट के बाद देखो, हम कहते हैं ना मेंस रिया होता है, मेंस रिया होगा तो ही ऑफेंस होगा. अगर मेंस रिया ही नहीं है तो ऑफेंस नहीं है. तो अगर मेंस रिया नहीं है तो सीपीसी, और अगर मेंस रिया है तो ही ऑफेंस, तो ही सीआरपीसी. तो ऑफेंस होता है, कोई भी एक्ट ऑफेंस होता है तो सीपीसी नहीं आएगा, वो सीआरपीसी आएगा. और यस और नो? सीआरपीसी में लिखो punishment is awarded by the competent court. Punishment is awarded by a competent court established under CRPC. लिखा है? कितने पॉइंट्स में डिफरेंसेस के? उन 3 पॉइंट्स के अलावा जो मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा ना, ये 303 पे सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट मिला है क्या? इसमें कुछ और पॉइंट्स है जो आपको ढूंढ के लाने, और वो पॉइंट वहां पर मॉड्यूल में मार्क करने. कल के सेशन में वो एक्स्ट्रा पॉइंट में लिख के दूंगा, विल हैव अ रेफरेंस ऑफ दैट. प्लीज कम टू द सिनॉप्सिस अगेन. सिनॉप्सिस में अब पॉइंट नंबर 7 के दिया समन्स, उसके बाद समन्स और वारंट ऑलरेडी पढ़ा आपने. दोनों में कौन सा सीरियस है? आपको पता है वारंट जब 3 साल या उससे ज्यादा की सजा है, या समन्स कैसे सर्व करना है उसके घर के पते पर. समन्स जिस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हैं, वारंट अक्यूज्ड है तो ही भेजा जाएगा वगैरह. आपने तो समन्स और वारंट को लेकर जो आपने सीआरपीसी में पढ़ा है डिफरेंसेस वगैरह, वही पार्ट कल के सेशन में हम देखेंगे. उसके बाद जो आगे पॉइंट नंबर 9 दिया ना, 9 से लेकर नीचे मिसलिन तक, 9 उसको ब्रैकेट में डालो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. उसको लेकर क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे. पॉइंट नंबर 9 से लेकर 14 तक मैक्सिमम क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड ऑन दिस. ये मिसलेनियस में मुझे आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख कर देने, इसलिए मैंने आपको कहा था एंड में मत लिखो. एंड के लिए हमें कुछ जगह छोड़ के रखनी, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिख के दूंगा. कल का जो सेशन होगा उसमें मैं पहले 303 का रेफरेंस लेंगे, 297 से लेकर 305 तक का सब कुछ क्लियर होना चाहिए. मॉडल दिखाओ एक मिनट. 297 से 305 तक सब क्लियर करेंगे, और फिर कल के सेशन में मैं 306 से लेकर आपको बता रहा हूं कहां तक हम देखेंगे. 319 319 तक कल के लेक्चर में 306 से लेकर 319 तक हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे.
थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा हमें कल परसों।